हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। प्यारे साथियों, पिछली वीडियो में हमने कवर किया था भारत का भूगोल। भारत का भूगोल जो है एग्जामपुर के महाभारत सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए थे उस टॉपिक से, उन सबको हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। उसके 2 वीडियो बने थे, आप जाइए और उस वीडियो को देखिए। आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज हम बात करने वाले हैं विश्व का भूगोल। महाभारत सीरीज का जो विश्व का भूगोल चैप्टर है, मतलब टॉपिक है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस बने हैं वो सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस कर देंगे, मतलब सॉल्यूशन उसका सब ला देंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगेगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई डाउट्स रह जा रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी आपके डाउट्स को दूर करने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज के हमारे पहले प्रश्न में दिया गया है कि भूपर्पटी में कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिजों के रूप में मौजूद कार्बन का प्रतिशत कितना है। मतलब हमें कार्बन के प्रतिशत को बताना है कि उसमें कार्बन का प्रतिशत कितना मौजूद होता है। तो इसका जो सही जवाब है 0.02%। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। भूपर्पटी में कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिजों के रूप में मौजूद कार्बन का प्रतिशत 0.02% होता है। अब इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखते हैं कि हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है। तो जहां पर भूकंप के दौरान ऊर्जा निकलती है जहां से, उसे हम कहते हैं हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर का मतलब होता है अवकेंद्र। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, अवकेंद्र उसे कहते हैं। ठीक है, चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखते हैं कि हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। तो हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी है। तो पृथ्वी के क्षोभ मंडल में जो है सबसे प्रचुर मात्रा में जो गैस पाई जाती है वह है नाइट्रोजन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि देखते हैं कि हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। सक्रिय ज्वालामुखियों की मौजूदगी के कारण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ठीक, रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं आप किसको, प्रशांत के रिंग यानी पैसिफिक रिंग को हम क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्यारे साथियों, हमें टाइम को देखते हुए हमें केवल सही ऑप्शंस को ही टिक करना है। ठीक, अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए हम वीडियो लाएंगे, लेकिन अभी एग्जाम की डेट वो काफ़ी नज़दीक है। इसके लिए हमें बहुत जल्द से जल्द सभी टॉपिकों को कवर करना है और हम केवल सही जवाब को ही देखते हैं। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं कि हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। प्रेयरी या प्रेयरीज डॉट 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 में शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। मतलब ये जो प्रेयरीज घास के मैदान है वह कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। उत्तरी अमेरिका में प्रेयरीज या प्रेयरी घास के मैदान पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश एक भूमिबंध देश है। हमें उस पड़ोसी देश का नाम बताना है जो एक भूमिबंध देश है। तो उसका नाम है क्या? भूटान। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। भूटान जो है एक भूमिबंध देश है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। किस वायुमंडलीय परत में ओजोन होती है जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। हमें बताना है कि किस वायुमंडलीय परत में ओजोन होती है जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, इसके बारे में। तो ये होती है आपकी किसमें? समताप मंडल में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। समताप मंडल में जो है ओजोन गैस होती है जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ठीक, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्वादर बंदरगाह डॉट 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 में स्थित है। यानी ग्वादर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो आप कह सकते हैं कि ग्वादर बंदरगाह जो है पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था? अगला प्रश्न है, 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखे थे आपके अल्फ्रेड वेगेनर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अल्फ्रेड वेगेनर ने रखा था। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल वाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होती है। मतलब वह प्रक्रिया में बताना जिसमें के द्वारा वायु जलवाष्प व जल की बूंदों में परिवर्तित होती है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं संघनन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। संघनन के द्वारा जो है वायु जल वाष्प के रूप में और जल की बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। स्वेज नहर किस 2 जल निकायों को जोड़ती है? इसके बारे में हमें बताना है। तो जो स्वेज नहर है वह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। भूमध्य सागर और लाल सागर। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस ग्रह को आंतरिक ग्रह माना जाता है? हमें बताना है कि किस ग्रह को आंतरिक ग्रह माना जाता है। तो ये है आपका शुक्र। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। यानी शुक्र ग्रह को आंतरिक ग्रह के रूप में भी माना जाता है, यानी आंतरिक ग्रह भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका के आंतरिक भागों में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहा जाता है? यानी उत्तरी अमेरिका के आंतरिक भागों में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहा जाता है? यही क्वेश्चन अभी ऊपर दिया गया था कि प्रेरिज घास का मैदान यानी शीतोष्ण घास का मैदान कहाँ पर स्थित है, तो और उसी को घुमाकर यहाँ पर दे दिया गया है कि उत्तरी अमेरिका के आंतरिक भागों में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है, आप क्या कहेंगे उसे? प्रेरीज। यानी इसका क्या जवाब सही है? ऑप्शन बी, प्रेरीज या प्रेरी। ठीक, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, हवा में आर्द्रता को ... के रूप में जाना जाता है। मतलब हवा में आर्द्रता को किस रूप में जाना जाता है? तो हवा में आर्द्रता को हम आर्द्रता के रूप में ही जानते हैं। ठीक, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। हवा में आर्द्रता जो होती है को आर्द्रता के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है? तो हमें ये इसका उदाहरण बताना है। तो इसका जो उदाहरण है आपका है पेट्रोलियम उत्पाद। ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोतों में से पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत का एक उदाहरण पेट्रोलियम उत्पाद है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका की 5 विशाल झीलों में से सबसे बड़ी झील कौन सी है? मतलब बताना है कि उत्तरी अमेरिका की 5 जो सबसे विशाल झीलें हैं उसमें से सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन ए सुपीरियर झील जो है सबसे बड़ी झील है। 5 विशाल झीलों में से सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किसे तरल सोना कहा जाता है? तरल सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो पेट्रोलियम को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। पेट्रोलियम को हम तरल सोना के नाम से भी जानते हैं। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। वायुमंडल की सबसे बाह्य परत कौन सी है जो धीरे धीरे बाह्य अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है? हमें उसके बारे में बताना है। तो वो आपकी परत कौन सी है? आपकी है मध्यमंडल। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। मध्यमंडल जो है वायुमंडल की सबसे बाह्य परत है जो धीरे धीरे बाह्य अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में दिया गया है कि ओजोन की सबसे अधिक मात्रा ... में मौजूद होती है। मतलब ओजोन गैस की सबसे अधिक, ओजोन परत की सबसे अधिक मात्रा जो होती है वह कहाँ पर मौजूद होती है? तो आप कह सकते हैं कि ओजोन परत की जो सबसे अधिक मात्रा है वह मौजूद होती है समताप मंडल में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, समताप मंडल। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं कि हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। वेल्ड घास का खुला मैदान ... में समशीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। मतलब वेल्ड घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है ये हमें बताना है। तो ये पाया जाता है आपका दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। वेल्ड घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में। प्रेरिज जो होता है शीतोष्ण घास का मैदान वह उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है कि कॉफी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश है? मतलब हमें बताना है कि कॉफी का मूल स्थान कौन सा देश है। तो ये है आपका इथियोपिया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। इथियोपिया जो है कॉफी का मूल स्थान है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कौन सा महासागर अधिकतम निमग्न द्वीपों से बना है? अधिकतम निमग्न द्वीपों से बना महासागर है आपका प्रशांत महासागर। ऑप्शन ए 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम अपने इसी क्रम में अगले प्रश्न को देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। टर्फ रॉक किसका उदाहरण है? हमें बताना है कि टर्फ रॉक जो है वह किसका उदाहरण है। तो यह है अग्नेय चट्टानों का। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। एक मिनट, ऑप्शन बी। ठीक, टर्फ रॉक जो है अग्नेय चट्टानों का उदाहरण है, ये एकदम सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी अंटार्कटिक का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो 24 का भी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। माउंट इरेबस। माउंट इरेबस जो ज्वालामुखी है वह अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अब इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं कि हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में कौन सा देश क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है?
तो हमें बताना है कि अफ्रीकी देशों में कौन सा देश क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है। तो ये है आपका कौन सा, अल्जीरिया। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अल्जीरिया देश जो है क्षेत्रफल के मामले में अफ्रीकी देशों की में सबसे बड़ा देश है। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किसको विश्व खाद्य टोकरी के रूप में जाना जाता है। तो विश्व खाद्य टोकरी के रूप में हम किसको जानते हैं, मैदान को जानते हैं। ठीक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। मैदान को हम विश्व खाद्य टोकरी के रूप में जानते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो देखते हैं हम अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। कैप्टन जेम्स कुक द्वारा निम्न में से किस महाद्वीप की खोज की गई थी। हमें ये बताना है कि कैप्टन एक थे जो जेम्स कुक, उनके द्वारा किस महाद्वीप की खोज की गई थी। तो वो खोजे थे आपके कौन सी महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज उसने की थी। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो पनामा नहर किन दो महासागरों या सागरों को जोड़ती है। ये बताना है कि पनामा नहर जो है वह किन दो महासागरों या सागरों को जोड़ती है। तो वह जोड़ती है आपकी अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का नाम क्या है। हमको बताना है कि भारत और अफगानिस्तान के द्वारा जो बनाया गया मैत्री बांध है उसका क्या नाम रखा गया है। तो उसका नाम रखा गया है सलमा बांध। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। सलमा बांध के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है किम्बरली सोने की खदानें कौन से महाद्वीप में स्थित हैं। तो किम्बरली जो सोने की खदानें हैं वह स्थित हैं अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अफ्रीका महाद्वीप में किम्बरली सोने की खदानें स्थित हैं। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं कि हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, देखते हैं कि हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात विश्व में विभिन्न नामों से जाना जाता है। विश्व के किस भाग में इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है। जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसे विश्व में विभिन्न नामों से तो जाना जाता है, लेकिन इसको बताना है कि इसे किस भाग में हरिकेन के नाम से जाना जाता है, हमें ये बताना है। तो ये हरिकेन के नाम से जाना जाता है कहाँ पर, अटलांटिका में। यानी 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अगला प्रश्न है किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं होता। तो आप बता सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में कोई भी ठंडा मौसम नहीं होता। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। भूकंप की तीव्रता मापने वाला पैमाना कौन सा है, ये बताना है। तो ये है आपका रिएक्टर पैमाना। ऑप्शन ए एकदम सरल सा जवाब क्वेश्चन था, इसको तो सभी लोग जानते होंगे। रिएक्टर पैमाना के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है। मतलब कृषि के क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है। तो आप कह सकते हैं कि गोल क्रांति का संबंध जो है आपका आलू से है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है विषुवतीय बसंत ज्वार प्रत्येक बार कितनी अवधि के बाद घटित होता है। मतलब विषुवतीय वसंत ज्वार प्रत्येक बार कितनी अवधि के बाद घटित होता है। तो ये घटित होता है आपका 6 महीने के बाद। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 6 महीने के बाद विषुवतीय बसंत ज्वार घटित होता है। ठीक, 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियाँ किस जलवायु क्षेत्र में हैं। 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए गर्म शीतोष्ण क्षेत्र एकदम सही जवाब है। यानी भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियाँ किस जलवायु क्षेत्र में है, गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में है। चलिए हम अब इसी क्रम में अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है। अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है। तो यह उपोष्ण कटिबंधीय मतलब रेगिस्तान। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, उपोष्ण कटिबंधीय। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश री एग्जाम को देखते हुए जितने भी क्वेश्चंस महाभारत सीरीज में दिए गए थे विश्व भूगोल से, वह सब हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उसका सॉल्यूशन ला चुके हैं। हमारे चैनल पर डेली जो है महाभारत सीरीज का प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन चल रहा है। आप आइए, अगर विजिट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जो भी वीडियो हम अपलोड करें ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा फोर्स कर सकें, मतलब कि अपनी तैयारी को और भी आगे बढ़ा सकें। तो हम बस इतना कहना चाहते हैं कि यदि आप कोई कष्ट करना चाहते हैं तो बस इतना करिएगा कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वीडियो सभी तक पहुंच सके। और
अगर आपका कोई भी डाउट्स रह जा रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।